बांस की गन्ने का रस निकालने वाली मशीन। कासना गांव में गन्ने की खूब पैदावार हुआ करती थी। वहाँ के गन्ने बहुत रसीले और मीठे थे। वहाँ के लोग गन्ने की फसल होने पर उसका रस निकालकर उससे गुड़ और शक्कर बनाया करते थे। गांव के सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन उनकी एक ही समस्या थी, वो थी गन्ने का रस निकालने वाली मशीन, जो कि गांव में सिर्फ मेहुल चौधरी के पास थी। और फसल कटने के समय लोग मेहुल चौधरी के पास जाकर उसकी मशीन में गन्ने का रस निकाला करते थे, जिसके बदले वो लोगों से पैसे लिया करता था। गांव में गन्ने की पैदावार बढ़ने के कारण मेहुल चौधरी का लालच बढ़ता ही चला गया और उसने लोगों से गन्ने का रस निकालने के ज्यादा पैसे वसूलने शुरू कर दिए। एक साल फसल कटने के बाद सभी गांव वाले मिलकर मेहुल चौधरी के पास गए। सभी लोगों को इकट्ठा देख मेहुल चौधरी ने उनसे पूछा, अरे क्या बात है, सब लोग क्यों आए हो यहाँ पे? गन्ने लेकर नहीं आए? रस नहीं निकलवाना है क्या? अरे चौधरी साहब, हम पे कुछ तरस खाइए और गन्ने के रस निकालने के पैसे कुछ कम कर दीजिए। हम गरीबों का कुछ ख्याल कीजिए। हाँ चौधरी जी, आप खुद ही देखिए, कमाई के आधे पैसे तो हम आपको दे देते हैं। आप बताइए, आजकल की महंगाई के दौर में हम क्या करेंगे? हाँ भाई, मैं भी तो वही कहता हूँ, महंगाई के दौर में डीजल का खर्चा, बिजली का खर्चा, मेरे लिए भी तो खर्चे निकालने मुश्किल है ना। तभी तो मैंने गन्ने का रस निकालने के पैसे बढ़ा दिए हैं। तुम लोग भी अपने गुड़ शक्कर के दाम बढ़ा दो, इसमें क्या है। गांव वालों की बातों का मेहुल चौधरी पर कोई असर नहीं होता। गांव वाले अपना सा मुंह लेकर वापस चले जाते हैं और गांव में इकट्ठा होकर इस बारे में बात करने लगते हैं। उसी गांव में श्याम सिंह नाम का एक लड़का रहता था। गांव वालों को ऐसे उदास देखकर उसने कहा, अरे चाचा, मुझे आप 2 दिन का टाइम दीजिए, फिर देखिए मैं आपकी समस्या का हल निकाल लूंगा। अरे छोड़ो श्याम बेटा, तुम क्या हल निकालोगे? चाचा, मुझे 2 दिन का टाइम तो दीजिए, फिर देखिए आप। ठीक है बेटा, हम तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं, वरना हमें फिर मेहुल चौधरी के पास जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। श्याम सिंह अगले ही दिन जंगल जाकर बहुत सारे बांस काट कर लाता है और वो उन्हीं बांसों से अपने खेत में गन्ने का रस निकालने की मशीन तैयार कर देता है। मशीन तैयार करने के बाद वो गांव में वापस आता है और सभी गांव वालों को अपने खेत में चलने को कहता है। सभी गांव वाले श्याम सिंह के खेत में जाते हैं। सरपंच जी, ये देखिए गन्ने का रस निकालने की मशीन। गांव के सरपंच और बाकी लोग उस मशीन को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन सरपंच हंसते हुए कहता है, अरे बेटा, मशीन तो ठीक है, लेकिन गन्ने का रस निकालेंगे कैसे? ये चलेगी कैसे? सरपंच की बात सुनकर श्याम सिंह मुस्कुराने लगता है और अपने बैलों को एक बांस के डंडे से मशीन के साथ बांध देता है और उन्हें गोल गोल घुमाने लगता है। बैलों के घूमते ही मशीन चलने लगती है। श्याम सिंह उसमें गन्ने डालता है और उस मशीन से ताजा ताजा गन्ने का रस निकलना शुरू होता है। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अब श्याम सिंह गांव वालों की मदद से गांव में 4 वैसे ही गन्ने का रस निकालने की मशीनें लगा देता है और इधर मेहुल चौधरी अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी गन्ने का रस निकालने नहीं आता और उसकी मशीनें जंग खाकर गल जाती हैं। इसीलिए कहते हैं, किसी की परिस्थिति का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऑटो रिक्शा मरम्मत वाला। चांदपुर नाम के एक गांव में सूरज करके एक आदमी रहता था। सूरज एक ऑटो किराए पे लेके रोज चलाता था। ऐसे ही आए हुए पैसों में से किराए देकर बचे हुए पैसों से ही अपना घर चलाता था। लेकिन सूरज के पास कुछ खास पैसे नहीं बचते थे। इसीलिए एक दिन उसकी बीवी ने ऐसी बोली, देखिए जी, अब तक जो हो गया सो हो गया। आप ऐसा ही किराए के ऑटो चलाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आपको एक नई ऑटो खरीदना है। अरे देवी, नया ऑटो चाहिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास मेरे मैके वाला दिया हुआ कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर एक ऑटो खरीदो। उन्हें बेचने पर भी सिर्फ एक सेकंड हैंड ऑटो का इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। ऐसा बोला और गहने ले जाके उन्हें बेचकर एक ऑटो मैकेनिक विनोद के पास जाता है। अरे विनोद भाई, मुझे एक अच्छी सेकंड हैंड ऑटो चाहिए। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। सूरज भाई,
50,000 में क्या सेकंड हैंड ऑटो? तुम भी पागल जैसा बातें करता है। अच्छा ये बात है, अब मुझे कुछ नहीं पता, तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सूरज भाई, मेरे साथ आओ। गांव के बाहर एक कारखाना है, उसके बाहर बहुत सालों से एक ऑटो पड़ा हुआ है। हम उसको लेके जाते हैं और उसको मरम्मत करते हैं। मुझे मालूम है उसकी इंजन बिल्कुल ठीक है। ऐसा तुम्हारे बजट में ही एक नया ऑटो हो जाएगा। आपकी मर्जी है भाई। ऐसा सूरज और विनोद जाकर उस ऑटो को ले जाकर मरम्मत करने लगते हैं। कुछ ही दिन में विनोद ऑटो को पूरी तरह नया जैसा बना देता है। उसी दिन 2 गुंडे आकर विनोद और सूरज को मारते हुए उसी कारखाने के अंदर लेके जाते हैं और उन दोनों को बहुत मारते हैं। कुछ ही देर में एक आदमी आता है। वह उस गांव का बहुत बड़ा शाहूकार है। मेरा नाम रतनलाल है और वह ऑटो कहाँ पर है? तभी सूरज ऐसा पूछता है। अरे सेठ जी, वह ऑटो तो यहीं पर पड़ा था, विनोद ही उसे ले जाकर मरम्मत किया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या रे विनोद, साफ साफ बता दो कि उसके ऑटो का सीट कहाँ पर है? अरे सेठ जी, उसका सीट को तो आपका मैनेजर लेके गया है, क्योंकि वह तो कुछ काम का नहीं है ना। अच्छा ऐसा है, क्योंकि उस सीट में मेरा सारा सोना छिपा कर रखा है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे मैनेजर को पता है। आप सच बोलते हैं तो बच जाएंगे। सेठ जी मैनेजर को बुलवाकर बहुत मारता है। तभी मैनेजर अपना गलती कबूल कर लेता है। अरे सर जी, मुझे माफ कर दो, मैं ही आपका ऑटो बेचकर सीट को चुरा लिया है और आपको बोला है कि ऑटो को चोर ले गया है। माफ करो मुझे। सच जानने के बाद सेठ जी विनोद और सूरज को छोड़ देता है। तब से सूरज ईमानदारी के साथ अपना मरम्मत किया हुआ पुराना ऑटो को चलाकर खुशी से रहने लगा। एटीएम चोर। चंदू बचपन से ही बस स्टैंड पर भीख मांगता था। थोड़े थोड़े करके उसे अपने खाने के लिए पैसे तो मिल जाते थे, पर अब वह बड़ा हो गया था। वह एक दिन सोचने लगा कि अधिक पैसों को इकट्ठा करने के लिए क्या करे। मेरे पास इतना धन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाना और कपड़े पहनने का शौक है। मैं तो सदा लोगों से मांग मांग कर पैसे इकट्ठा ही करता रहता हूँ, पर कभी अपने शौक के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि अगर मैं सूट पहनकर घूमूंगा तो कोई मुझे भीख नहीं देगा। अब तो अपने शौक दबाने की आदत ही हो गई है। चलो गिनकर देखता हूँ आज कितने पैसे हो गए, फिर सोचूंगा क्या करना है। चंदू पैसे गिनना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार लगे एटीएम मशीन पर जाती है, जहाँ एक आदमी पैसे निकाल रहा था। वह उससे जाकर भीख मांगता है। दे दे बाबू, भूखे को रोटी के लिए 5-10 रुपए दे दे बाबू। अरे तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे बाबू, मुझे क्या समझा रहे हो? आपने भी तो अभी भीख मांगी है इस मशीन से। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और उसे समझाता है। अरे भैया, ये तो मेरे अपने जमा किए हुए पैसे हैं। और वह चंदू को एटीएम मशीन और कार्ड के बारे में बताता है। चंदू ने कई दिनों तक एटीएम के बाहर खड़े होकर देखा और सोचा कि इससे पैसे निकालने के लिए क्या करे। फिर उसे एक तरकीब सूझी। आ गया आइडिया आ गया। मैं समझ गया मुझे इससे पैसे कैसे निकालने हैं। फिर वह सभी भिखारियों को इकट्ठा कर कहता है कि उसने बैंक वालों से मिलकर उनके लिए यह एटीएम खोला है, ताकि वे अपने पैसे जमा करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अरे यह तो बहुत अच्छा हुआ। लो भाई चंदू, मेरे पैसे भी जमा कर दो। हाँ, ये ठीक है। मैं अपने देश की सरकार से भी कहूँगा भिखारियों के लिए हर शहर में एटीएम खोले। कुछ दिनों तक सब अच्छा चला। भिखारी चंदू को पैसे देते, वो एटीएम में जमा करने का दिखावा करता और आवश्यकता पड़ने पर भिखारियों को चंदू पैसे वापस भी कर देता। एक दिन चंदू ने कहा, अरे बाप रे, एटीएम तो खराब हो गया। अरे भाई लोग, जरा मेरी सहायता करो इसे खोलने में। सभी भिखारी चंदू की मदद करने लगते हैं।
लेकिन उन्हें क्या पता चंदू उनसे एटीएम में चोरी करवा रहा है। एटीएम मशीन खोलते ही बैंक और पुलिस स्टेशन में अलार्म बज उठता है और पुलिस वाले आकर सभी भिखारियों को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो भीख मांगते मांगते चोरी करने लगे, चलो सब जेल में, वहां जाकर भीख मांगना। और पुलिस सबको पकड़कर कैद कर देती है। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजेंद्र था। राजेंद्र का एक बेटा और बहू थे। बेटा तो बहुत नालायक था, पर बहू बहुत ही समझदार थी। राजेंद्र एक चाय और समोसे का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। उसका बेटा लल्लन तो बस इधर उधर घूमता ही रहता था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब सारा दिन अपने ठेले पर काम नहीं कर सकता। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे व्यापार में अपना साथ देना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा, मैं तो सारा दिन एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। मैं कल से आपके साथ ठेले पर जाऊंगी, आपकी मदद भी करूंगी। पर बेटा। मना मत कीजिए पिताजी, मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलिए, मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लल्लन की पत्नी ने सुबह सुबह उठकर थोड़ी बिरयानी बना ली और अपने ससुर के साथ चल दी। ये मेरी बहू है, आज से ये मेरी मदद करेगी, आपको गरम गरम समोसे खिलाएगी, ये बहुत गुणी है। राजेंद्र, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या और कुछ भी है खाने को? वैसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मैं थोड़ी बिरयानी लाई हूँ, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, खिलाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनी है, रोज लाया करो, इसे खाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। बेटी, ये काम अच्छा है, क्या कहती हो? हाँ पिताजी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी, कल से मैं ज्यादा बिरयानी बना कर लाऊंगी। कुछ ही दिनों में उनका बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दुकान ले ली और उसे होटल बना लिया। पिताजी, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके होटल बना लिया है, अब मैं भी इधर उधर घूमकर थक गया हूँ, आप कहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी और चाय समोसे बेचूं? हाँ बेटा, बहू ने तो इस काम को इतना बढ़ा दिया कि अब हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद करें। अगर तुम भी हमारा साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर मेहनत किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। सुनहरे बांस का हैंडपंप। रामू डूंगरपुर गांव में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू बहुत अच्छा कारीगर था। वो पास के जंगल से बांस काट कर लाता और अपनी पत्नी कमला के साथ मिलकर बांस की बड़ी ही खूबसूरत चीजें बनाया करता था, जैसे कि बांस के खिलौने, बांस का फर्नीचर, बांस की कुर्सियां, और उन्हें पास के शहर में जाकर दुकान में बेच दिया करता था। उसके बनाए बांस के खिलौने और फर्नीचर की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ फिर रामू, आज क्या लाए हो? सेठ जी, आज मैं बांस की कुर्सियां और मेज लाया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा वो बांस का बना हुआ सोफा बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में, अगली बार तुम सोफा बना कर लाना, बहुत डिमांड है उसकी। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी कुछ पैसे, हाँ हाँ, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा, और ये लो कुछ पैसे रख लो खर्चे पानी के लिए। अरे कमला, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ, ये नई साड़ी, ये गहने। अजी, आज क्या हमारी लॉटरी लगी है? अरे नहीं कमला, लॉटरी नहीं, आज सेठ जी ने इनाम दिया है हमें। मैं कहती हूँ कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रखो जी। हाँ हाँ ठीक है कमला, मैं बचा रहा हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हें मिठाई खाओ और नई साड़ी पहनो। रामू और कमला बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण दुकानें बंद होने लगी, बाजार बंद होने लगे और लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया। इसकी वजह से रामू और उसकी बीवी का काम भी कम हो गया। वे दोनों भी अपने गांव में ही बंद कर रह गए और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाहर लोगों के लड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। रामू ने जब बाहर जाकर देखा तो पानी के हैंडपंप के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे।
वे लोग गांव के सरपंच से शिकायत कर रहे थे। सरपंच जी देखिए, फिर से पानी गंदा आने लगा, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ भाइयों, मैं इस समस्या का कोई उपाय ढूंढता हूँ। रामू ने जब बाहर जाकर बात जाननी चाही तो उसे पता चला कि गांव के जितने भी हैंडपंप हैं उनकी सारी पाइपें गल चुकी हैं और सभी में गंदा पानी आ रहा है। और सरपंच ने बताया कि वे पानी की पाइपें बदल बदल कर परेशान हो चुके हैं। कुछ ही समय में लोहे की पाइपें जंग लगकर गल जाती हैं। सरपंच की बात सुनकर रामू को एक आइडिया आया और रामू ने गांव वालों के आगे बांस का हैंडपंप बनाने का प्रस्ताव रखा और उसमें पाइपें भी बांस की लगाने के लिए कहा। गांव वालों को रामू का आइडिया पसंद आया और रामू ने एक पानी का हैंडपंप पूरा बांस का तैयार किया और उसमें पाइपें भी बांस की लगाई। और जब लोगों ने उस हैंडपंप से पानी खींचकर पिया तो पानी बहुत ही मीठा आने लगा, क्योंकि वो बांस था, उसमें जंग भी नहीं लगा। और इस तरह रामू का बांस का हैंडपंप बनाने का आइडिया फेमस हो गया। अब उनके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी बांस का हैंडपंप बनाने लगे और रामू ने मौके में अवसर की तलाश की और उसका काम चल निकला। और इस तरह ये बांस का हैंडपंप रामू के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ और वे दोनों पति पत्नी फिर से खुशहाली से रहने लगे। शहर के पागल खाने से एक दिन एक पागल को दूसरे पागल खाने बदली करने के लिए भेजा गया। पागल का नाम था गोपी। गोपी पागल होने से पहले एक ड्राइवर था। रास्ते में एम्बुलेंस रोककर एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने उतरा। देखो यहीं रहना, मैं अभी आया। जी साहब, पर हम मेला देखने जाएंगे ना, मुझे झूला झुलाओगे ना? हाँ हाँ, अभी मेले का टिकट लेकर आता हूँ। गोपी ने कुछ देर ड्राइवर का इंतजार किया और गाड़ी को लेकर वहां से चल पड़ा। अरे अरे रोको, कोई रोको उसे, उसमें पागल ड्राइवर है, रोको रोको। गोपी को रास्ते में एक शादी होती नजर आई। अरे वाह, यहाँ तो मेला लगता है, मेला, चलो चलो अंदर चल के देखता हूँ। गोपी अंदर चला गया। उसने जी भर कर खाना खाया और एक बस की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। बाराती उसी बस में आकर बैठ गए। गोपी ने बस चला दी और सबको उतारकर बस को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। अब वो जहां जी चाहे वहां चला जाता, कभी भी किसी भी गाड़ी को चुरा लेता और अपनी मर्जी से कहीं भी लाकर खड़ा कर देता। ऐसा कई दिन चलता रहा। अब पुलिस को एक पागल और एक गाड़ी चोर की तलाश थी, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि दोनों काम एक ही व्यक्ति के हैं। एक दिन रात में गोपी एक गाड़ी के पीछे डिक्की में जाकर सो गया। वो गाड़ी एक बहुत बड़े डॉन की थी, जिसे पकड़ने के लिए 2 लाख का इनाम था। रात में डॉन एक सोने की डील करने दूसरे डॉन को मिलने पहुंचा। डील होते ही सारा सोना गाड़ी में रख दिया गया और वह उस डॉन के पास अगली डील की बात करने चला गया। तभी उसे वहां अपना ड्राइवर दिखा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेले की टिकट मिल गई, चलो चलो मेला देखने चलते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर के इशारे पर इंस्पेक्टर समझ गया कि यही गोपी है। अरे यह तो डॉन की कार है, इसका मतलब चोर कोई और नहीं, गोपी ही है। यही है जो गाड़ियां कहीं भी चलाकर खड़ी कर देता है। अरे गोपी, तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिली? जहाँ से तुम लाए हो मेला वहीं लगा है, क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे? हाँ हाँ चलो चलो, हम मेला देखने चलेंगे, पर गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। हाँ हाँ तुम ही चला लेना। गोपी कार चलाता है और ड्राइवर और इंस्पेक्टर को अपने साथ उसी जगह ले जाता है जहाँ पर दोनों डॉन थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गोपी को 2 लाख रुपए का इनाम मिल जाता है, जिससे उसका इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में किया जाता है। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर उसे एक ऑटो इनाम के रूप में दिया जाता है और उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। चींटी और कबूतर। एक बड़े जंगल में नदी किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। वहीं पास ही दूसरे पेड़ के नीचे चींटियां रहती थी। एक दिन एक चींटी नदी पर पानी पीने आई और पानी पीते ही पानी में गिर गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कबूतर ने चींटी को देखा
और अपने पेड़ को हिला दिया, जिससे कुछ पत्ते नदी में गिर गए। चींटी, तुम किसी भी पत्ते पर चढ़ जाओ, तुम बच जाओगी। चींटी पत्ते पर चढ़कर बच गई। फिर एक दिन चींटी उस पेड़ के नीचे अपना खाना ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ी। ये कबूतर तो बहुत अच्छा शिकार है, इसे मारकर अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। कबूतर भाई, उड़ जाओ, उड़ जाओ। कबूतर को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, तो उस चींटी शिकारी के पैर पर चढ़ गई और उसे काट लिया। ओहो, मुझे किसने काटा? इतने में चींटी वहाँ से भाग गई और कबूतर भी उड़ गया। ओह, लगता है ये शिकारी मुझे मारने वाला था। अच्छा हुआ चींटी ने मुझे बचा लिया। सीख, अगर हम किसी का भला करते हैं तो वो भी हमारा अच्छा ही करता है। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे, ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था। लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सर दर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूं। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना। आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा, टाइम 3 बज गया है। काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है?